नमस्कार मित्रों। जीवन में कितने मोड़ आते हैं, विशेष रूप से कलाकारों, साहित्यकारों और रंगकर्मियों के जीवन में, उनकी ज़िंदगी में। अगर उनका थोड़ा सा भी कभी ताना बाना खुलने लगे और हम थोड़ा सा उस पर सरसरी दृष्टि से भी उसको सामने रखें तो भी बड़ा अजब लगता है कि जीवन कितनी विसंगतियों से और कितने विरोधाभासों से भरा पड़ा है। आज जिस एक शख्सियत के माध्यम से मैं ये कुछ जानकारी आपके साथ बांट रहा हूँ, उसका संबंध संगीत से है। लेकिन शास्त्रीय संगीत से संबंध होते हुए भी उसका जो मूल है वो भारतीय नहीं है। मेरी मुराद है एंजेलिना योवर्ड से। आप इसे एक और नाम से जानते हैं, आपको जल्दी जल्दी इसका ध्यान नहीं आएगा। आप इसको गौहर जान के नाम से जानते हैं। गौहर जान का जिक्र इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमारे देश में पहली बार ग्रामोफोन पर किसी की रिकॉर्डिंग हुई तो गौहर जान की हुई, और कुल मिलाकर 600 गाने जिनमें क्लासिकल, शास्त्रीय, ठुमरी, ख्याल, ध्रुपद, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। 600 रिकॉर्ड किसके नाम होंगे मित्रों? आप सोचिए। किसी के नाम आपको नहीं मिलेंगे कि जिसने 600 रिकॉर्ड करवाए हों, जिनमें शास्त्रीय गायन की भरमार रही हो और जिसने अपने जीवन काल में कहाँ एक विदेशी बाप, विदेशी माँ, और उसके बाद ज़िंदगी का ढर्रा कैसे कैसे बदला उसने अपने जीवन काल में। न जाने कितने राज दरबारों में संगीतकार के रूप में, संगीतकर्मी के रूप में और एक नर्तकी के रूप में, गायिका के रूप में, दरबारी गायिका के रूप में उसने अपनी ज़िंदगी बसर की और उसको समृद्धि का चरम भी मिला। और जहाँ जहाँ मित्रों ज़िंदगी बसर की उसने, वहाँ वहाँ उसको अथाह सम्मान मिला। ऐसा नहीं है कि उसका जीवन कुछ सिर्फ रंग रलियों से भरा हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बनारस के राजघराने से भी उसका संबंध रहा, वहाँ भी दरबार की गायिका रही, शास्त्रीय गायिका। और उसे मैसूर के राज दरबार में भी, वहाँ भी वाडियार ने भी वही सम्मान दिया जो उसको बनारस में मिला था। और सबसे पहली बात, सबसे विशेष बात यह है कि उस समय जब इसकी ज़िंदगी का दौर चल रहा था, उस समय इस देश में ब्रिटिश शासन था। ब्रिटिश शासन काल में भी आप अंदाज़ा लगाइए कि जब शाही कोरोनेशन हुई थी, जब शाही दरबार में राज्याभिषेक हुआ था, दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम का दिल्ली दरबार हुआ था, तो दिल्ली दरबार में एक गायिका को विशेष रूप से निमंत्रित किया गया था और वो थी गौहर जान। सम्राट के सामने, ब्रिटिश सम्राट के सामने, उसके सिंहासन पर पदारूढ़ होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में वो उसने कार्यक्रम प्रस्तुत किया। और उसमें उसने अपने साथ एक युगल गीतकार को जोड़ा था। उसका नाम महत्व इसलिए नहीं रखता, इसलिए नहीं महत्व में या चर्चा में नहीं आया क्योंकि विशेष रूप से जो कुछ था वो इसी के नाम पर था और इसी को इस बात की अनुमति मिली थी कि ये गीत रखे। सिर्फ उसकी लयबद्धता के लिए इसने एक जोड़ीदार के रूप में एक अन्य गायक को साथ जोड़ा था। और उसकी पंक्तियाँ ही उस गीत की ये थी कि ये है ताजपोशी का जलसा, मुबारक हो मुबारक हो। यह है ताजपोशी का जलसा, मुबारक हो मुबारक हो। अब आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य में किसी ब्रिटिश शहनशाह की ताजपोशी के वक्त ऐसा जिसकी शिरकत हो, जिसने गाया हो, उसको हम देश के हितों से खिलवाड़ करने वाली मान लें, ऐसा कुछ नहीं था। वो इसलिए नहीं था, इसलिए नहीं माना जा सकता कि क्योंकि इसका मूल रूप में जो लक्ष्य था, जो केंद्रीभूत जो एक कला की प्रेरणा थी, वो संगीत थी, और शास्त्रीय संगीत और भारतीय शास्त्रीय संगीत। इससे बिल्कुल उसने एक कदम भी इधर उधर नहीं किया। और यदि
एक बार उससे किसी एक साक्षात्कार में पूछा भी गया कि अगर आप वहाँ ना भी जाती तो क्या फ़र्क पड़ता। तो उसका ये कहना था कि भारतीय संगीत के भविष्य के लिए ढेरों बाधाएं खड़ी हो जाती हैं अगर मैं वहाँ राजकीय निमंत्रण के बावजूद नहीं जाती। मैं चाहती थी कि जैसे भी हो सके ध्रुपद और ये जो घराने जो हैं ये चलते रहें और ये ख्याल जो है कहीं थमे नहीं, ठुमरियाँ जो हैं ये बिल्कुल गाई जाती रहें। ऐसा ना हो कि मेरे किसी एक कदम से मेरा नाम तो सुर्खियों पर आ जाए कि मैं बागी हूँ, लेकिन उसके बाद भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए ढेरों बाधाएं सामने आ जाएं। वो स्थिति मैं कभी लाना नहीं चाहती थी, क्यों जीवन में मैंने जो उतार चढ़ाव देखे हैं वो किसी ने नहीं देखे। थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं मित्रों। इसका जन्म 26 जून 1873 में हुआ था। पहला स्वाधीनता संग्राम हो चुका था, उसके बाद की बात है। और सबसे पहला जो इसकी जो परफॉर्मेंस थी, सबसे पहली जो इसकी प्रस्तुति थी, वो ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया के पहले रिकॉर्ड के रूप में वही आई थी, इसी की गौहर जान की प्रस्तुति। और उसके बाद उसने 600 गीत गाए, 10 भाषाओं में गाए। और ये सारी की सारी अवधि जो है ये 1902 से लेकर 1920 तक, ये था 18 वर्षों में 600 गीत रिकॉर्ड करवाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। आप दिनों का हिसाब भी लगा लीजिए तो आप स्वयं विचित्र असमंजस में पड़ जाएंगे कि ये तथ्य है या कल्पनाशीलता। क्योंकि किसी भी ठुमरी के लिए, किसी ख्याल के लिए, किसी ध्रुपद के लिए बाकायदा रियाज को महत्व दिया जाता है। और कितना रियाज इसने किया होगा, कितनी रातें जाग कर रियाज किया होगा, आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए। और इसे बाद में दी ग्रामोफोन गर्ल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाने लगा कि ये ग्रामोफोन गर्ल इंडिया की, इसने सबसे पहली बार ये श्रेय हासिल किया कि ग्रामोफोन का जो परिचय है भारतीय जन जन से, वो इसके माध्यम से हुआ। यहाँ तक कि जो ग्रामोफोन कंपनी थी वो भी इस बात के लिए हमेशा आभार व्यक्त करती थी औपचारिक रूप से कि भारत जैसे देश में ग्रामोफोन का अगर प्रचलन बढ़ा तो उसका एक कारण गौहर जान थी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है मित्रों, किसी भी संगीत की धनी और किसी महान संगीत की गायिका, शास्त्रीय गायिका के बारे में जब इतनी जानकारियाँ हमारे सामने उपलब्ध हैं तो कई प्रश्न खड़े होते हैं कि क्या वाकई वंश परंपरा या परिवेश ये कोई मैटर करते हैं? क्या इनका होना ज़रूरी है? वो अगर विदेशी परिवेश से आकर भी, बिल्कुल विदेशी परिवेश का मतलब उसका माँ और बाप, उसका पालन पोषण एक अलग किस्म की तहजीब में, अलग किस्म की सभ्यता में हुआ, जो सभ्यता का भारतीय जीवन से कोई संबंध नहीं था। और यह ज़रूर था सिर्फ़ एक बात में कि इसकी माँ विक्टोरिया जो थी वह भी एक शास्त्रीय नर्तकी के रूप में और शास्त्रीय संगीत गायिका के रूप में उसकी भी चर्चा होती थी। लेकिन ये कहा जाए कि उसने बहुत ज़्यादा कोई अपना स्थायित्व या अपना स्थान बनाया हो, ये बात नहीं थी। लेकिन ये ज़रूर था कि संस्कार जो रियाज के होते हैं, शास्त्रीय संगीत के होते हैं, वो सारे के सारे गौहर जान की बदौलत, गौहर जान के माध्यम से इसको मिले। और हुआ ये कि मित्रों, पहले ये जोड़ा जो था, इसके माँ और बाप दोनों का जोड़ा जो है, ये मूल रूप से आर्मेनियन माना जाता था, आर्मेनियन वंश परंपरा से था। और इनका जो मूल जो धार्मिक संबंध है वो सिर्फ चर्च के साथ होता था। लेकिन जब बीच में विक्टोरिया और उसके पति की शादी, या मतलब इसका यॉवर्ड जो उसका पति था, उसकी जो शादी है वो चल नहीं पाई, तलाक हो गया आपस में। तो उसके बाद जो विक्टोरिया थी वो अपनी बेटी को साथ लेकर एक मुस्लिम कलाकार के साथ चली गई। और सबसे पहले जो उसको ज़िंदगी में जो प्रशिक्षण का, रियाज का अवसर मिला वो वाराणसी में, वहाँ जाकर संगीत के कई घरानों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने और वहाँ से रियाज के द्वारा अपनी पहचान अलग बनाने का इसको अवसर मिला। और सबसे पहले इसको जो
अपना गौहर जान को मलका जान की उपाधि मिली, वो बनारस से मिली। बनारस में उसको दरबारी गायिका का स्वरूप सबसे पहले दिया गया और उसे धीरे धीरे पहले मलका जान की उपाधि मिली, फिर बाद में बड़ी मलका जान भी कहा जाने लगा कि इसको, क्योंकि ये सबसे क्रम में वरिष्ठ मानी जाती थी और संगीत की दृष्टि से जितना ज्ञान इसको अलग अलग विधाओं का था उतना किसी को नहीं था। तो मित्रों, बस बात जो कर रहे थे मूल रूप से कि कलाकार की ज़िंदगी में कितने मोड़ आते हैं और उसके बावजूद अगर उपलब्धियों का दायरा इतना विस्तृत हो तो बड़ा आश्चर्य होता है और तब गर्व भी होता है कि कला, साहित्य और रंग कर्म की दुनिया में कितना कुछ है जिसे हम आत्मसात कर सकते हैं, जिससे प्रेरणा ले सकते हैं। धन्यवाद।